हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम पेपर जो डिस्कस कर रहे थे, उस पेपर डिस्कशन में हमने सेक्शन वन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कैरी करता है, और इसमें 14 टोटल क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चन पे। तो आ चुके हैं हम सेकंड सेक्शन विच इज सेक्शन बी, एंड दीज आर 2 मार्क्स कैरी शॉर्ट आंसर। इसमें आपको 2 चॉइस मिलेंगी। ठीक है, पेपर काफी टिपिकल सा है, और ये जो सेक्शन है ये काफी अच्छे क्वेश्चंस को कैरी करता है, जो आपके कॉन्सेप्ट को हिलाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं हेल्पफुल बोलूंगा, रीजन इसका ये है कि कॉन्सेप्ट जब आपका बनेगा तभी आप उस चीज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए क्यों, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले, स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल्स एज कंट्रासेप्टिव मेजर्स, टेकिंग एग्जांपल ऑफ सहेली। कॉम्पोजिशन, सबसे पहले तो अगर आपने ओरल पिल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कॉम्पोजिशन का पता होगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल, यानी किस प्रिंसिपल पे वो बात करते हैं, और इस प्रिंसिपल में से भी सहेली जो फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, या यू कैन से इंडियन इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्पोजिशन जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन की होती है मोस्टली। सबसे ज्यादा उसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो कंटेनिंग एस्ट्रोजन। अब whenever we talk about the conditions of any contraceptive action or principle, it is based on the progesterone mainly, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन केस ऑफ नॉन प्रेगनेंसी यानी नॉन फर्टिलाइजेशन, ये अलग अलग तरीके से काम करता है। तो सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है। सबसे पहले तो इट इज नॉन स्टेरॉइडल। सो नॉन स्टेरॉइडल का मतलब है कि इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन मेनली प्रेजेंट है, और काम क्या है इसका, ये पहला, जो भी स्पर्म एंटर करते हैं उनके लिए जैसा भी एनवायरनमेंट एक यूट्रस प्रोवाइड करता है, उस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। तो जो भी स्पर्म एंट्री कर रहा है दैट विल डाई। सेकंड, इट विल चेंज द म्यूकस, यानी ये सर्विक्स म्यूकस को चेंज करता है। सर्विक्स म्यूकस का काम क्या होता है, सर्विक्स म्यूकस का काम होता है टू रिसीव द स्पर्म। अब वहां पर अगर प्रिवेंशन हो जाती है, वहां पर अगर स्पर्म जो है उसको उनके एक्टिविटी को रिटार्ड कर दिया जाता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ प्रिवेंशन ऑफ स्पर्म एंट्री। इसके बाद, कैरियोटाइप ऑफ चाइल्ड शोइंग ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। सो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलेगा जो आपका कॉन्सेप्ट है। अब अगर किसी बच्चे को ये पता है, अब यहाँ पे अगर दिया जाता है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम क्या हो सकता है, आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि ट्राइसोमी है, उसके सिम्टम्स ना पता हो सकता है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस बात का आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बट ये नहीं पता कि किस तरह का होता है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्या है, टोटली वेस्ट हो जाएगा। अब अगर कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर है, तो 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी अगर होती है, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, एक सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे कितना सिंपल, आपने लिख दिया, कैरियोटाइप ऑफ चाइल्ड शोइंग ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 विल हैव द जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड स्टेट द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जितने भी होंगे, जो भी आपने आपने पढ़े हैं, जो भी आपने याद किए हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्रीज्ड पाम, फ्लैट हेड, राउंड फ्लैट फोरहेड, राउंड हेड, वेरी मच स्लो मोटर स्किल डेवलपमेंट और नो मोटर स्किल डेवलपमेंट, चलने में बोलने में इन सब में परेशानियां होती हैं। माउथ जो है वो पार्शियली ओपन रहता है, जीभ जो टंग है वो लगातार बॉडी से बाहर रहती है, बॉडी से मतलब कि माउथ से बाहर रहती है। तो ये मंद बुद्धि की जो हालात है, ये सारी की सारी किसकी वजह से बनती है। अब इस चीज का अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन। सबसे पहले तो यही देख लो कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता क्या है। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन इज द एसोसिएशन बिटवीन अ प्लांट एंड फंगस। सो माइक्रोराइजा जहां भी प्रेजेंट होता है उसके लिए आप सिंपल एक ही चीज बता सकते हैं कि दिस इज अ symbiotic relationship between a plant and a fungus, and the main function is to provide one nitrogen, second uptaking water, यानी ये वाटर अपटेक में भी हेल्प करता है, थर्ड मिनरल न्यूट्रिशन के अपटेक में हेल्प करता है, फोर्थ ये कुछ ऐसे माइक्रोटॉक्सिन्स रिलीज करता है जिससे आसपास की जो वीड है वो क्या होगी, अब जिसके साथ ये सिम्बायोसिस में प्रेजेंट है वो टॉक्सिन जो है उसे बहुत ज्यादा नुकसान, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, बट निमेटोड के एक्शंस को रेक्टिफाई करने के लिए, या दूसरे जो वीड कहीं रूट टू रूट बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है किसी वीड के साथ, तो वहां पर ये टॉक्सिन जो है प्लांट की डिफेंस में भी हेल्प कर सकते हैं। अगला आता है इसके अंदर, एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अपटेक के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसे जो है बोला जाता है, दिस इज नोन एज वेक्टरलेस ट्रांसफर। वेक्टरलेस ट्रांसफर के लिए एक सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। सेकेंड कंडीशन इसमें आती है CaCl2 हीट शॉक मेथड। थर्ड इसमें आता है, सॉरी थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम है, CaCl2 हीट शॉक मेथड के बाद में इसमें आएगा माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के साथ इसमें आता है जीन गन, या इसे हम बोलते हैं बायोलिस्टिक।
तो ये 4 मेथड हैं वेक्टरलेस ट्रांसफर के, और उसमें से बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए एक ही मेथड होता है, दैट इज CaCl2 हीट शॉक मेथड। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी पोरोसिटी यानी परमिएबिलिटी को चेंज करती है, उसके पोर्स जो है वो स्लाइटली बिगर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ CaCl2। यहां से रिलीज होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दिस इज डाइवेलेंट केटाइन, और ये इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ, जिससे उनकी अपटेक पावर जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से बैक्टीरिया जो है वो डीएनए को अपटेक कर लेता है। इसके बाद हीट शॉक यानी उसको टेम्परेचर एक बार ठंडे पे रखेंगे, फिर गर्म पे रखेंगे, फिर ठंडे पे रखेंगे, तो क्या होगा, एक बार के लिए जब CaCl2 का हमने उसको ट्रीटमेंट दिया तो उसके जो पोर हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली बिगर हो जाते हैं, देन वी गेव इट आइस ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से पोर जो है वो थोड़े लंबे टाइम तक खुले रहेंगे। देन वी गेव द heat shock yani we have provided it with a slightly higher temperature that will lead to the flexibility of membrane so DNA can enter inside। और DNA जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज है, और ऐसा पॉलीमर है जो नॉर्मली अंडर ट्रांसफर नहीं होता। तो कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और डीएनए के जो आउटर बेसिस होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, इस वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसमें आप अगर CaCl2 हीट शॉक मेथड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। सेकंड इज व्हाट आर बायोरिएक्टर्स, तो बायो हाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर मेंटेन्ड एंड प्रोसेस्ड इन देम। तो इसमें सिंपल सी एक चीज है, आप बायोरिएक्टर का एक डायग्राम बनाएंगे जो भी आपको बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है। ये बायोरिएक्टर और कुछ चीजें आपके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है, लार्ज वॉल्यूम में कल्चर मेंटेनेंस। सो कल्चर किस चीज की वजह से मेंटेन किया जाता है, देखिए कल्चर मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज तो कंटिन्यूअस मिक्सिंग चाहिए, यानी जिस भी मीडियम के अंदर हम उसे ग्रो करवा रहे हैं, ऑब्वियसली वो सॉलिड मीडियम तो नहीं होगा, वो सेमी सॉलिड या ब्रोथ जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। अब अगर वो ब्रोथ में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं तो उसको मिक्सिंग अप देते रहना पड़ेगा, ताकि जो बैक्टीरिया है वो एक ही जगह पर कॉलोनी फॉर्मेशन ना करे। इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है बिटवीन द बैक्टीरिया फॉर द फूड सोर्स एंड देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ। सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमें बहुत सारे प्रोब चाहिए। प्रोब क्या होते हैं, ये होते हैं ऐसी चीजें जो सेंस कर लेती हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट इनसाइड द बायोरिएक्टर। तो इसमें टेम्परेचर गोज आती है, इसमें प्रेशर गोज आती है, इसमें पीएच गोज आती है, इसके अलावा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए आता है, इसमें थर्मोमीटर्स आते हैं, या इसमें आता है न्यूट्रिएंट को भी चेकअप करने के लिए। तो ये जो प्रोब है, अब प्रोब तो हमने लगा दी, जैसे टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो सेंस कर लिया इस बात को उस प्रोब ने, तो हम क्या करेंगे, जो कोल्ड वाटर है वो सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, कोल्ड वाटर जो है उसके आउटर बायोरिएक्टर के आउटर वाटर जैकेट में फ्लो करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से अगर पीएच ज्यादा हो रहा है तो वहां पर डालते हैं हम NaOH, और अगर पीएच डाउन जा रहा है तो हम वहां यूज करते हैं HCl। ठीक है, तो ये है बायोरिएक्टर के बारे में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस। अभी यहां पर एक क्वेश्चन को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया। पर्टिकुलर किस तरह से, राइजोपस क्या होता है, राइजोपस इज अ फंगस। ठीक है, अब फंगस के आउटर वॉल को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, काइटिनेज। क्यों, क्योंकि फंगस की वॉल में प्रेजेंट होता है काइटिन। ये कुछ लोग इसको चिटिन बोलते हैं, कुछ लोग इसको चाइटिन बोलते हैं, ये काइटिन होता है, और ये एंजाइम है काइटिनेज। काइटिनेज एंजाइम जब इसको ब्रेक डाउन कर लेगा तो उसके बाद हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोटीन को प्रोटीएज की हेल्प से, आरएनए को आरएनएज की हेल्प से, और इस तरह से बाकी जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी उनको डिग्रेड करते हुए डीएनए को आराम से चिल्ड इथेनॉल में डालते हुए उसका एग्रीगेशन करवा के हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात शुरू के 5 क्वेश्चन की। अगले 4 क्वेश्चन जो है, व्हाट आर स्टिकी एंड्स। देखिए स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। अब एंड्स जो है ना, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब हुआ जो एक डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से काटते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस वो है जो किसी भी साइड के आउटसाइड काटता है। ठीक है, वो कुछ न्यूक्लियोटाइड एक तरफ छोड़ के दूसरी तरफ काटेगा, और या उसके दूसरी तरफ काटेगा। अब ये अगर रिकॉग्निशन साइट है तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर रिकॉग्निशन साइट है, सपोज हम ये 6 न्यूक्लियोटाइड की बना लेते हैं। एक्सोन्यूक्लियस या तो इधर से काटता है और या तो इधर से काटता है। बात आती है ये एक्सो की साइड्स, बात आती है एंडो की। तो एंडोन्यूक्लियस हमेशा बीच में से काटते हैं, बट कुछ एंडोन्यूक्लियस ऐसे हैं जैसे इको आर 1 है। इको आर 1 क्या करता है, इसको एक तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब बन गई क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इस तरह की जो भी होगा आप देख लीजिएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मुझे पर्टिकुलर नहीं है अभी। तो यहां से ये कट हो जाएगा। अब डीएनए जो है वो किस तरह से कटा, डीएनए कटता है कुछ इस तरह से। अब ये जो है हैंगिंग एंड्स हैं दोनों तरफ। अब ये हैंगिंग एंड्स क्या करेंगे, जहां पर भी हमें किसी फॉरेन मटेरियल के साथ, फॉरेन डीएनए के साथ इसको लाइगेट करवाना होगा, तो हम उस फॉरेन मटेरियल को भी इसके बिल्कुल जब पास लेकर आएंगे। आप लोगों को पता है कि एक डीएनए जो है वो बहुत जल्दी से वापस रीलाइगेट करने की कोशिश करता है। तो सपोज ये हमारा फॉरेन डीएनए था, इसके साथ हम जैसे इसको डालेंगे तो रीलाइगेशन हो जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि पेंटोज शुगर के साथ जो फॉस्फेट का बॉन्ड बनता है उसके लिए एंजाइम चाहिए।
बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बन रहे हैं इनके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट एक बहुत हल्की सी है, उसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम, और ये बहुत जल्दी सी क्या है, रीजन इस चीज का ये है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स तब बनते हैं जब ये जो न्यूक्लियो सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, टोटली दे आर हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक कंडीशंस में आपको पता है कि एक हाइड्रोफोबिक हमेशा दूसरे हाइड्रोफोबिक को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, एंड दिस विल लीड टू अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद जो लाइगेज है वो आराम से काम कर सकता है, ठीक है, तो ये फास्टर जल्दी हो जाता है इससे, प्लस हमेशा जो हमने डीएनए कटवाया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट कटवाई थी, या जो हमने वेक्टर का डीएनए कटवाया था, अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दिस विल लीड टू शॉर्ट लाइगेशन। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ व्हिच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में पीसीआर किस तरह से हेल्प करता है, तो जो पीसीआर है वो किस तरह से हेल्प करेगा, अभी देख लेते हैं। पीसीआर में क्या होता है, सबसे पहले पीसीआर इज व्हाई पीसीआर इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन। किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन, एंड यू ऑल नो दैट एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन दैट वी प्रोवाइड इनटू द पीसीआर। अभी कैंसर सेल कब बनते हैं, कैंसर सेल इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, एक जीन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है P53। ये P53 जीन के अंदर अगर कैंसर अगर म्यूटेशन हो जाती है और ये P53 अपना काम बंद कर देती है, दिस विल लीड टू अ सेल बीइंग कैंसरस। हम क्या कर सकते हैं, इस P53 जीन को हमने बाहर निकाला, वी मेड इट अ सिंगल स्ट्रैंडेड, हमने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड किया, देन व्हाट वी डन, वी मेड अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया। कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री, जब ये कंडीशन जो है नॉर्मल प्रेजेंट थी। अब अगर ये जो जीन है ये नॉर्मल है, यानी इसमें म्यूटेशन अभी नहीं हुई है, देन देयर विल बी अ बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग है, दिस विल लीड टू फाइनली इस तरह से, ठीक है, ये रेडियोएक्टिव प्रोब के साथ बाइंड कर लेगी, और अगर हम इस कंडीशन को ऑटो रेडियोग्राफी पे देखते हैं, देन वी विल गेट अ पर्टिकुलर बैंड, हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर बैंड मिल जाएगा। इफ नॉट, अगर सपोज इस जीन में क्या है, म्यूटेशन हो चुकी है, तो म्यूटेशन की कंडीशंस की वजह से ये जीन जो है वो या तो लंबी हो सकती है या ये जीन जो है वो छोटी हो सकती है, सपोज ये यहां से कट चुकी है, ठीक है, या ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड वो चेंज हो चुका है। अब चेंजिंग की वजह से ये कंडीशन जो है कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती। अब अगर ये कंडीशन फॉर्म नहीं हो रही, देन वी विल श्योरली नॉट गेट एनी बैंड ऑन ऑटो रेडियोग्राफी, हमें ऑटो रेडियोग्राफी पे कोई भी बैंड नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो है बिटवीन द रेडियोएक्टिव प्रोब एंड दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी प्रेजेंट, एंड हेंस प्रूविंग द सेल इज अ cancerous cell. Okay, so in the next question we are going to see about let me see first, explain how the XC2 conservation किस तरह से होता है, ठीक है, तो Xe2 कंजर्वेशन किस चीज का हो सकता है, Xe2 कंजर्वेशन किसी भी चीज का करवाया जा सकता है जिसके पास लाइफ है, जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला गैमीट प्रिजर्वेशन, हम क्या कर सकते हैं, गैमीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसके अंदर आती है कि जब भी इस गैमीट के प्रिजर्वेशन की क्रायो प्रिजर्वेशन जब भी जरूरत पड़ेगी हम उनको इनविट्रो फर्टिलाइजेशन दे सकते हैं, और इस एक इसमें होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। तीसरा Xe2 कंजर्वेशन है, यानी हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी सिचुएशन से उसकी जगह से हम बाहर निकाल कर ला रहे हैं, तो इस कंडीशन में कभी कभार जू ये भी हेल्प कर जाते हैं। और एक कंजर्व्ड एरिया, ठीक है, यानी ये जू क्या है, कंजर्व्ड एरिया है जहां पर उन्हें रखा तो कैप्टिविटी में जाता है, बट उनके सारी चीजों का उनके बॉडी उनके आराम का बहुत ध्यान रखा जाता है, उनके लिए जो भी टेम्परेचर है, जो भी वाटर कंडीशन है, चाहे एक्वेटिक है चाहे टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो स्नो लेपर्ड को, अभी हम स्नो लेपर्ड जो है उसका एक Xe2 कंजर्वेशन पार्क बना रहे हैं उत्तराखंड में, तो वहां क्या होगा, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट वगैरह सब उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड दिस विल फाइनली हेल्पफुल फॉर सम काइंड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। और इसके बाद आता है डिफाइन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन क्या होता है, देखिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज जो है एक पर्टिकुलर जगह पर रहती है, ठीक है, सपोज हम बात करते हैं टोर्टोइस की, ठीक है, वो एक आइलैंड पे रहते हैं, इस आइलैंड पे उनके लिए जो भी फूड है, ये जो ग्रास प्रेजेंट है वो बहुत इनफ अमाउंट में है, बट हमने क्या किया, एक गोट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, दिस गोट विल ग्रेज फास्टर, यानी ये जो भी ग्रास थी इसको बहुत जल्दी इस गोट ने खाकर खत्म कर दिया, एंड देयर विल बी अ कंपटीशन, यानी इंटरफेयर कर रहा है, कौन इंटरफेयर कर रहा है, गोट इंटरफेयर कर रही है, किसके बीच में, टोर्टोइस के बीच में, और फाइनली जो है टोर्टोइस क्या होगा, विद इन अ डेकेड, ये एक एग्जांपल है पर्टिकुलर दिया हुआ, तो वो विद इन अ डिकेड ये टोर्टोइस की स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएगी, एंड देन इट विल just extinct. Okay, the tropical regions likely to have more biological diversity than the temperate one, give two regions to justify this. तो हमें इस पर्टिकुलर 25वें क्वेश्चन के लिए जो भी स्टेटमेंट देनी है, अब यहाँ दिया हुआ है गिव रीजंस टू स्टेटमेंट्स जस्टिफाइंग टू रीजंस, यानी आपको मैं 3 रीजंस बता देता हूँ, उसमें से आप कोई भी 2 रीजंस जो है वो लिख सकते हैं, और एक नंबर फॉर वन रीजन एंड अनदर नंबर फॉर अनदर रीजन, तो इस तरह से जाएगा। अभी हम बात करें अगर बिल्कुल फर्स्ट रीजन की, तो इवोल्यूशन, जो भी
टेम्परेट रीजन है, यानी क्या है टेम्परेट रीजन, उसमें सीजनल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। सीजनल एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है? एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है देयर विल बी अ वेरी मच लोअर टेम्परेचर और यू कैन से रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर सर्दियों में और हाई टेम्परेचर गर्मियों में। ये दोनों ही कंडीशंस क्या होती हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या नहीं होने देती, दिस विल नॉट अलाउ टू एस्टैब्लिश अडॉप्ट वन कंडीशन। इवोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए। अब जो भी ट्रॉपिकल जो भी एरियाज हैं, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो हैं, उन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में देयर वाज नो डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ सीजनल एक्टिविटीज और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस, तो वहां पे इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा लगातार हुआ और कंटिन्यूअस लगातार हुआ इवोल्यूशन, और उसकी वजह से क्या हुआ, स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। एक रीजन तो इसका ये होगा। सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो जो है टेम्परेट रीजन, इसमें फूड अवेलेबिलिटी, यानी ट्रॉपिकल रीजन की चलो बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन जो है, यहां पे मैंने बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये है प्रोडक्टिविटी। सारी प्रोडक्टिविटी कहां से आई है? सारी प्रोडक्टिविटी आई है प्लांट से, सनलाइट से। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी। तीसरी चीज इसमें यह आती है कि लगातार नॉन डिस्टर्बेंस की वजह से निश जो है, अब निश के बारे में भी मैंने बताया है, आप उस वीडियो को जो आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअली अभी आई बटन नहीं है, इन 3 बटन पे जाके आप मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल से भी देख सकते हैं। तो निश क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड हैबिटेट यानी एक माइक्रो हैबिटेट होता है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने टॉलरेंस लेवल के अकॉर्डिंग स्टे करता है। निश की स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन इसे बोलते हैं, तो स्पेशलाइजेशन यहां से हो जाती है, और निश स्पेशलाइजेशन जैसे ही होगी दिस विल लीड टू मोर डाइवर्सिटी, क्योंकि जितना ज्यादा बायोमास प्रेजेंट होगा उतने ही ज्यादा निश मिलेंगे किसी भी स्पीशीज को, और उतनी ही ज्यादा लेस कंपटीशन की तरफ चीजें चली जाएंगी। और लेस कंपटीशन अगर होता है दिस विल फर्दर मोर इवोल्यूशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ की कंपटीशन होता है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज, बट ये चीज जो है वो सब अगर आराम से भी रहते हैं तो भी इवोल्यूशन की तरफ चली जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज सेक्शन बी ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर 2021। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी कर लेंगे, और सेक्शन डी जो है वो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के साथ ही आप लोगों को कुछ समझा दिया गया है। वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, तो वो इतना ज्यादा इतनी बड़ी वीडियोस शायद आप लोग देखोगे भी नहीं। हाँ, इसके अलावा एक और वीडियो जो थी अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है, जाके उसको चेकआउट करो, फटाफट से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट, लाइक, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। थैंक यू सो मच।